नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आज हम भारतीय संविधान के उन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और देश के नागरिक होने के नाते हमें जानना भी चाहिए। तो पेन और कॉपी तैयार रखिए क्योंकि यह क्लास आपके लिए बेहद ही स्कोरिंग साबित होने वाला है और यह क्लासेस आगामी बिहार एसआई एईडीओ का पेपर अभी जनवरी में 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। बिहार एसआई एईडीओ आरओ मेंस रीट मेंस के लिए भी और यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि यह आपको एक अच्छा खासा स्कोर दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस का ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का पार्ट 1 लास्ट संडे को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कृपया कर उसे देख ले। और आज हम पार्ट 2 में, यह हमारा पार्ट 2 है, आज हम पार्ट 2 में आर्टिकल 169 से शुरू करके ऑल इंड तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो आप इस दमदार सेशन का आनंद लीजिए। अनुच्छेद 169 राज्य विधान परिषद की गठन या समाप्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 70 में राज्य विधानसभा अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन या समाप्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का सत्रों का आहन और स्थगन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन। अनुच्छेद 176 में विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार के निर्वहन का प्रावधान है। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता का प्रावधान है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 183 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और हटाया जाना। अनुच्छेद 184 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 185 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 186 राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ता। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय का वर्णन है। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा का वर्णन। अनुच्छेद 189 में विधानमंडल में मतदान और बहुमत के नियम। अनुच्छेद 190 में विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने या अयोग्यता पर सीटों का रिक्त होने का वर्णन है। अनुच्छेद 191 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 192 में अयोग्यता के मामले का निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। सदस्यों द्वारा अवैध रूप से बैठने या मतदान करने पर दंड है। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 विधानमंडल के सदस्यों का वेतन एवं भत्ता। अनुच्छेद 196 राज्य विधानमंडल में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 197 राज्य विधानमंडल में विधेयक का पारित होना। अनुच्छेद 198 धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार।
अनुच्छेद 200 में राज्य का वार्षिक वितरण यानी राज्य के बजट का उल्लेख है। अनुच्छेद 203 में अनुदान की मांगों का अनुमोदन। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 205 अतिरिक्त पूरक और अंतरिम अनुदान का उल्लेख है। अनुच्छेद 206 में अंतरिम अनुदान और आकस्मिक व्यय का उल्लेख है। अनुच्छेद 207 राज्य के वित्त विधेयक। अनुच्छेद 208 राज्य के विधानमंडल की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम का। अनुच्छेद 209 में विधानमंडल की कार्यवाही में भाषा। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध है। अनुच्छेद 212 में राज्य विधानमंडल की कार्यवाही 22 में राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर प्रावधान है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ या प्रतिज्ञा का वर्णन है। अनुच्छेद 220 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुनः प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण। अनुच्छेद 23 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय में अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए में सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पुनः आह्वान है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय का अधीक्षण शक्ति। अनुच्छेद 227-28 में मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण और अनुच्छेद 228 ए को अब निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय का कर्मचारी और खर्च। अनुच्छेद 230 संघीय क्षेत्र के उच्च न्यायालय का अधिकार। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 232 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण का प्रावधान है। अनुच्छेद 236 में अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में परिभाषाएं। अनुच्छेद 237 में न्यायिक सेवा के प्रावधानों का कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार है। अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 239 संघीय क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 से केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल और विधान परिषद। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 239 ए बी में दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में प्रावधान है। अनुच्छेद 239 बी में केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का अध्यादेश का अधिकार है। अनुच्छेद 240 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति का विनियमन बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 241 में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम पंचायतों के गठन की शक्तियां। 243 बी में अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा की शक्तियां। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन। 243 सी में पंचायतों की संरचना और 243 डी में पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण। 243 सी में पंचायत का कार्यकाल का वर्णन है। वहीं 243 एफ में पंचायत सदस्यों के लिए योग्यता का वर्णन किया गया है। मैं इस सीरीज को, आपको ये लग रहा होगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, बट ये एक क्विक रिवीजन सीरीज है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा खींच नहीं रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसको मैं ऐसे लंबा खींचने की कोशिश करूंगी कि हर एक आर्टिकल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो ये सेशन बहुत ही लंबा जाएगा।
अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों का वित्तीय प्रावधान। 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। 243 जे में पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। 243 के में पंचायत चुनावों का संचालन है। 243 यल में पंचायतों से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग का वर्णन है। 243 एम में कुछ क्षेत्रों में पंचायत प्रावधानों का अपवाद है। 243 एन में पूर्ववर्ती पंचायत कानूनों की निरंतरता का वर्णन है। में पंचायत चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेपों पर रोक है। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 244 में असम में स्वायत्त राज्य का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 245 में सांसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का विस्तार का उल्लेख है। अनुच्छेद 246 में वस्तु एवं सेवा कर पर विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 247 में सांसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। अनुच्छेद 248 में संसद की अपशिष्ट शक्तियां। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 250 में आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 251 में राज्य सूची में संसद और राज्य कानूनों के टकराव की स्थिति में संसद का कानूनी प्रावधान। अनुच्छेद 252 में राज्य की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाना। अनुच्छेद 253 में राष्ट्रीय समझौते के लिए संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में संसद और राज्य कानून में टकराव। अनुच्छेद 255 में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कानून की वैधता का उल्लेख है। अनुच्छेद 256 में राज्य सरकार का केंद्र के निर्देशों का पालन करना। अनुच्छेद 257 में राज्यपाल के कार्यकाल पर केंद्र का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 में केंद्र के कार्य राज्य को सौंपना। अनुच्छेद 258 में राज्यों के कार्य केंद्र को सौंपना। अनुच्छेद 258 में केंद्र के कार्य को राज्यों को सौंपने का उल्लेख है। वहीं 258 में राज्य के कार्य को केंद्र को सौंपने का उल्लेख है। अनुच्छेद 259 निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर कुछ क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख। अनुच्छेद 261 में न्यायिक कार्यवाही और सार्वजनिक कृत्यों की पूर्ण निष्ठा और श्रेय का उल्लेख है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा का उल्लेख है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 264 संघ और राज्यों के बीच समझौते का उल्लेख। अनुच्छेद 265 में कर का आरोपण केवल कानून द्वारा किया जाएगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 266 में भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा लगाए गए करों की राज्य में वसूली का उल्लेख है। अनुच्छेद 268 निरस्त कर दिया गया है। बहुत से कानून समय समय पे उनकी प्रासंगिकता खत्म होती है या उसमें कुछ नया संशोधन करके भी जोड़ा जाता है या फिर कुछ उसमें हटाया भी नहीं जा सकता, इसलिए भी उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए गए करों की वसूली और वितरण। अनुच्छेद 269 ए में वस्तु एवं सेवा कर का वसूली और विवरण। अनुच्छेद 270 में करों के राजस्व का राज्य को वितरण। अनुच्छेद 271 करों पर अधिभार लगाने का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 272 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 273 पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों को अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 274 कुछ विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश। अनुच्छेद 277 मौजूदा करों का निरंतरता। अनुच्छेद 278 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 279 में भारत की आय की गणना। अनुच्छेद 279 में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश है। 282 में केंद्र और राज्यों का लोक उद्देश्य हेतु व्यय। 283 में भारत और राज्यों की निधियों का संचालन। 284 में सार्वजनिक धन की जमा का उल्लेख।
285 में केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य करों से छूट का उल्लेख। 286 में राज्य कर लगाए जाने की शक्ति पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 287 बिजली पर कर से छूट। अनुच्छेद 288 कुछ अपवादों पर कर लगाने की शक्ति का प्रतिबंध। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर से छूट। अनुच्छेद 290 राज्य को वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 290 ए सिख गुरुद्वारा के लिए वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 291 को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार की उधार देने की शक्ति। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति। अनुच्छेद 294 संपत्ति अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण। अनुच्छेद 295 संपत्ति अधिकार और दायित्व का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 उत्तराधिकार न होने पर संपत्ति का निपटान का उल्लेख है। अनुच्छेद 297 समुद्री संपदा और संसाधन का उल्लेख है। अनुच्छेद 298 में केंद्र और राज्य का व्यापार और अधिग्रहण करने का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 299 में सरकारी अनुबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 300 में सरकार पर मुकदमा। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार। 301 में व्यापार वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता। 302 में राज्य द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध का उल्लेख है। 303 में राज्यों के बीच भेदभाव का निषेध है। 304 में राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध का उल्लेख है। 305 में मौजूदा कानूनों की सुरक्षा का उल्लेख है। 306 निरस्त कर दिया गया है। संक्रमणकालीन वित्तीय प्रावधान अब अब्सोल्यूट और संपत्ति और ऋण विभाजन था। अनुच्छेद 307 में 304 और 305 के प्रवर्तन हेतु प्राधिकरण है। अनुच्छेद 308 में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 309 में केंद्र और राज्य की सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 310 में सेवाओं का कार्यकाल। अनुच्छेद 311 में बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाओं में पद का संरक्षण। अनुच्छेद 313 निरस्त कर दिया गया है, जिसमें राज्यपाल के आपातकालीन प्रावधान हटाए गए। अनुच्छेद 314 निरस्त कर दिया गया है, न्यायाधीशों के कार्यकाल संबंधी प्रावधान हटाए गए। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाया जाना और अनुच्छेद 318 में उनकी सेवा शर्तों का और अनुच्छेद 319 में उनके सदस्यों के पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार। अनुच्छेद 332 में लोक सेवा आयोग के खर्चे और अनुच्छेद 323 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 323 बी में कुछ विषयों पर न्यायाधिकरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन और शक्ति। अनुच्छेद 325 मतदाता सूची में किसी के साथ भेदभाव निषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक में व्यस्त मताधिकार। ये सारे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी न्यायालय का अधिकार। अनुच्छेद 329 को निरस्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोकसभा में आरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि का उल्लेख। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण का उल्लेख। अनुच्छेद 333 में राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि। अनुच्छेद 335 में सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का दावा। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का दावा। अनुच्छेद 337 में एंग्लो इंडियन शिक्षा में अनुदान का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 338 में पिछड़ा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जातियों का प्रशासन और नियंत्रण और
अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की जांच के लिए आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 341 में ए में अनुसूचित जाति की सूची और 342 में अनुसूचित जनजाति की सूची है। वहीं अनुच्छेद 342 ए में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची यानी ईबीसी का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 से 343 में आधिकारिक भाषा। अनुच्छेद 344 में आधिकारिक भाषा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 345 में राज्य की आधिकारिक भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 346 केंद्र और राज्य के बीच के साथ संचार की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी भाषा के प्रयोग को मान्यता देने का प्रावधान। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 339 में 348 में संशोधन पर प्रतिबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 में शिकायतों के निवारण के लिए भाषा का प्रयोग। 350 में प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है मैं इसको स्टार मार्क करते जा रही हूँ। अनुच्छेद 385 में अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी का वर्णन है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 352 में आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 में आपातकाल में केंद्र की शक्तियां। अनुच्छेद 354 में आपातकाल में वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 355 में राज्यों की रक्षा और केंद्र का कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। अनुच्छेद 357 में राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 में आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 19 का निलंबन है। अनुच्छेद 359 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करना और अनुच्छेद 359 को निरस्त कर दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के दायित्वों से संरक्षण है। अनुच्छेद 361 में राज्य समाचार पत्रों के लिए संरक्षण है। अनुच्छेद 361 में कुछ पदों से अयोग्यता। अनुच्छेद 362 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 कुछ विवादों में न्यायालय का अधिकार न होना। अनुच्छेद 363 रियासतों के शासकों की उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 364 कुछ अधिनियम का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर कार्यवाही। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान की व्याख्या है। 67 में संविधान की व्याख्या है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 369 निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। 371 ए में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। 371 बी में असम के लिए विशेष प्रावधान। 371 सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान। 371 डी में आंध्र प्रदेश के लिए। ई में आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख है। 371 एफ में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। 371 जी में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान और 371 आई में गोवा के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है। 371 जे में कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। 372 मौजूदा कानूनों की निरंतरता का उल्लेख है। 372 ए में मौजूदा कानूनों में संशोधन की शक्ति। 373 में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। 374 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 375 में न्यायाधीशों की शपथ। 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 377, 78 और 79 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही 380 से लेकर के 390 तक के ये सारे कानून को अब हटा दिया गया है। 381 अब निरस्त। पहले स्थायी कानून नियम हटाए गए, अब लागू नहीं है। 382 भी निरस्त है। अब प्रचलित विधायी प्रावधान हटाए गए स्वतंत्रता के बाद की अवधि के लिए और
ऑलमोस्ट तो यहाँ से लेकर के सारे आर्टिकल्स निरस्त कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा, और यदि हाँ तो कृपया कर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।